हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे 100 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में कि इन 100 डेज के अंदर साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है। आज इस पे जो है डिस्कशन करेंगे और एक थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग भी करेंगे कि क्या हम सही रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं या नहीं। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, बुक्स के बारे में, और क्या हमारा डेली स्टडी रूटीन रहना चाहिए जिसको फॉलो करके हम शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट एनडीए 2 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करने की बात आती है, 21 अप्रैल आई थी, आपका एनडीए 1 2024 फिनिश हो गया था। उसके बाद जस्ट आपके पास 4 महीने ही हैं कि जिसमें आपको एनडीए 2 2024 को प्रिपेयर करना था। और अगर हम बात करें, उन 4 महीने में से 1 महीना खत्म हो चुका है, क्योंकि आज से अगर आप गिनेंगे तो पूरे 100 डेज बचते हैं। तो इन 100 डेज की एक एक्यूरेट प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस प्लानिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है, प्लानिंग से पहले क्या करना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस 1 महीने में हमने वो बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो मेरे पीछे एक फोटो है, इस फोटो का सपना सबने देखा है। आप में से जितने भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू ऑल वांट टू बिकम एन ऑफिसर, लेकिन सिर्फ 400 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे। आज से 100 दिन बाद जो बच्चे रिटर्न लिखेंगे, उनमें से 8000 के करीब बच्चे एसएसबी के लिए जाएंगे और फाइनली 400 भी बच्चे होंगे जो सिलेक्ट होंगे। तो उन 400 में ऐसा क्या होगा जो बाकियों में नहीं होगा? 100 दिन तो सभी के पास है, रिसोर्सेज भी सभी के पास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सभी को पता होंगे, ठीक है ना, सारी प्लानिंग की होगी। फिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो उनके पास था लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास नहीं था? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा बोलता हूं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के लिए। वो है कॉन्फिडेंस। आपको आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैं निकाल सकता हूं। डर के तैयारी करने, जब आपने सोचा कि शायद निकले, नहीं निकलेगा, आपने खुद को ही डाउट में डाल लिया है, रिटर्न ही नहीं निकलेगा, एसएसबी में कैसे पहुंचेंगे, है ना? तो सबसे जरूरी चीज वो है। दूसरी चीज है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये एग्जाम निकालूंगा, मेरे को एनडीए 2 2024 निकालना है, उसके बाद दूसरी चीज होती है क्लैरिटी कि कैसे करना है। प्लानिंग, क्लियर प्लानिंग, क्लियर प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चीज तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो आपने प्लान किया है उसके ऊपर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, कभी यहां से पढ़ लिया, यहां पे एक वीडियो चल रहा है, यहां से पढ़ना है, वहां पे पढ़ लिया, है ना, एक फिक्स जो है अपने आप को रख के नहीं पढ़ते। आपका मोटिव एग्जाम निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपका मोटिव है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो फॉलो करेंगे। आप जहां से मर्जी करें, घर बैठे करें, कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करके करें, ऑनलाइन करें, यूट्यूब पे करें, कैसे भी करें, अगर आप वो स्टेप फॉलो करेंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, दूसरा है क्लैरिटी कि आपका सब्जेक्ट्स आपने कौन कौन से टारगेट करने हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सबसे जरूरी है। और तीसरी चीज है कॉन्सेप्ट्स, जो पढ़ रहे हो वो समझ आने चाहिए। ठीक है ना? टॉप 400 सिलेक्ट होंगे, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो टॉप 400 प्योरली मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और उस मेरिट में आने के लिए मेहनत लगती है, जुगाड़ नहीं लगता है, याद रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बस ये कर लो, कुछ सैंपल पेपर कर लो, ये पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश से कर लेंगे, साइंस छोड़ देते हैं। कोई नॉन साइंस वाला है, साइंस ही नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। साइंस वाला बोलेगा ज्योग्राफी नहीं करेंगे, ठीक है ना, मुश्किल, जुगाड़ से नहीं होगा, हार्ड वर्क से होगा सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड ऑन इट, और वर्क भी हार्ड के साथ स्मार्टली भी करना है। ओके, तो सबसे पहले क्लैरिटी लेके चलनी है, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं
ये भी अभी डाउट में ही चल रहे हैं कि कौन एलिजिबल है। सर मेरी एज इतनी है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, कौन सी स्ट्रीम में मैं सर आर्ट्स वाला हूं, मैं एनडीए दे सकता हूं कि नहीं। तो सबसे पहले इसी चीज को जस्ट थोड़े सेकंड में ही क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी में, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, नॉन साइंस हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आप जा सकते हैं। बस फर्क क्या है, अगर आपके पास क्या है, पीसीएम है, तो आप इंडियन आर्मी, उसके अलावा एयरफोर्स और आपकी इंडियन नेवी और नेवल एकेडमी, आप सबके लिए एलिजिबल हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आप चाहे जिस मर्जी स्ट्रीम से हैं, आप सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिंपली सोच के चलना है कि इंडियन आर्मी में ही जाना है। इस डाउट में मत रहना कि मेरे पास सर आर्ट्स है, मैं नेवी में जाना चाहता हूं। नहीं होगा, नेवी आर्ट्स है, पीसीएम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है 11th 12th में, बाकी आप इंडियन आर्मी में ही जाएंगे। दूसरी चीज है एज की क्लैरिटी। तो एज की मैं बता दूं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में है, ही और शी इज एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। ओके, दोबारा नहीं ये डाउट आना चाहिए। लास्ट मंथ में हम पढ़ा रहे होते हैं, लास्ट मंथ में बच्चा पूछ रहा होता है सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मेरी एज इतनी है। अरे यू आर एलिजिबल है, आपको पहले सोचना था। इवन मेरे को अभी भी नहीं बताना चाहिए कि आपकी एज एलिजिबिलिटी। जिस बच्चे को 3 महीने पहले ये तक नहीं पता है, वो बच्चा सीरियसली नहीं है, ही कैन लीव द वीडियो। ओके, वो इस वीडियो को मत देखे, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में जाना चाहते हैं, जो किसी के बहकावे में आगे नहीं आया, या किसी ने वीडियो दिखा दी, कोई ऐसे शॉर्ट्स दिखा दिया तो बस चले आए। जो सीरियस है वो लगा हुआ है, बस गाइडेंस के साथ चलना है उसमें। ओके, तो अब बात करते हैं, ये क्लैरिटी हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जिसने अभी तक एग्जाम नहीं भरा है, एग्जाम भर दीजिए। 15 तारीख से एग्जाम जो आपका फॉर्म है शुरू हो चुका है, और आपका 4 जून तक चलेगा, पर इसका वेट मत करो। आज ही भर दो, कल भर दो, 4 जून तक वेट नहीं करना है, ठीक है ना। जितना वेट करोगे लास्ट में साइट वगैरह हैंग हो जाएगी, फिर कहोगे सर मेरा भरा, मैंने एग्जाम नहीं भरा, मेरा फॉर्म नहीं भरा गया सर, मेरी ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत आएगी ना फॉर्म भरते हुए, यस और नो। रजिस्ट्रेशन करते हुए दिक्कत आती है तो वो अभी भर दो, जिसने वेट मत करो। अगर आप सच में एनडीए 2 2024 सॉरी आप उसके लिए जा रहे हो तो भर दीजिए। इसके बाद 1 सितंबर को एग्जाम है, ये तो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आज बोल के चल रहा हूं कि 100 डेज है हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम है, 2 एग्जाम होंगे, सेम डे के अंदर होगा। सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। और ये सबका नाइटमेयर भी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जो पीसीएम वाला नहीं है, पीसीएम वाला जो बच्चा नहीं है, जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा डर मैथमेटिक्स है। सर मैथमेटिक्स में कितने चाहिए, सबको पता है मैथमेटिक्स में आपको कम से कम 75 मार्क्स लाने हैं, और बच्चा इसी के लिए तैयारी करने बैठ जाता है कि 75 आ जाए बस किसी तरीके से, बाकी नहीं चाहिए हमको। उसको पेपर क्लियर करने में इंटरेस्ट है, सिलेक्शन में नहीं। पेपर क्लियर करना टारगेट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर हो जाता है, रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कट ऑफ के ऊपर करते हैं। सिलेक्शन में फिर खत्म, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई किया, एसएसबी क्लियर किया, मेरिट सब कुछ हो गया, मतलब आपका मेडिकल वगैरह हो गया, मेरिट आई, मेरिट में बाहर रह गए, वेटिंग में रह गए, या बस हुआ ही नहीं। तो देखो कितनी देर बर्बाद करी। रिटर्न क्वालिफाई किया, हम खुश होकर बैठ गए कि भाई अब बढ़िया, अब तो निकल जाएगा, एसएसबी तो मैं निकाल ही दूंगा, एसएसबी तो मैं यहां से पढ़ के यहां से अच्छे से प्रैक्टिस करके निकाल दूंगा। रिटर्न निकला, एसएसबी के लिए तैयारी करते रहे, पता था कि कट ऑफ पे निकला है, लेकिन नहीं पढ़ा, अगले के लिए तैयारी नहीं करी। अगला एनडीए दे सकता था, नहीं दिया, एसएसबी दिया, सब कुछ दिया, बढ़िया चल रहा है। इस प्रोसेस में काफी टाइम लग गया, एंड में क्वालिफाई नहीं हुए, और फिर क्या होगा, बाहर आ गए, तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो सबसे पहली चीज सिलेक्शन के लिए जाना है। किसके लिए नहीं जाना, एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं जाना, सिलेक्ट होने के लिए जाना है। तो रिटर्न में अगर आपको सच में एनडीए निकालना है, सो यू नीड गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लिख के ले लो। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे 75 आ जाए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होएगा, अभी कह रहा हूं नहीं होगा, जो मर्जी कर लो, नहीं होगा। क्योंकि यहां पे अच्छे नंबर ले आते हो, यहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, तो भाई यहां पे जो मार्क्स आएंगे वो हेल्प करेंगे, ठीक है ना, हेल्प करेंगे मेरिट बढ़ाने में। लेकिन यहां पे अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, 75 से कुछ नहीं होना, ठीक है, गॉट इट, ये याद रखना है।
तो यहां पे कम से कम अगर आप पीसीएम वाले हैं तो लेके चलो टारगेट 200 प्लस लाने हैं, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा जितना तुम जेई का तैयारी कर रहे हो ना, उतने उस लेवल का नहीं आएगा, बढ़िया आता है, लेकिन वही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आराम से आएंगे। और अगर आप नॉन पीसीएम वाले हो, पीसीएम वाले नहीं हो, तो कम से कम इसके बीच में रहना सीखना पड़ेगा। इसके लिए नहीं जाना, सीधे ही बोल रहा हूं, ये सिर्फ पेपर चेक करवाने के लिए नहीं जा रहे हो ना, पेपर लिखने, सिलेक्ट होना है वो चाहिए। सिमिलरली जीएटी की बात करें तो 3 सेक्शंस रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज, जिसे आप जीएस भी कह सकते हो। हर किसी से 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन हर जो है मार्क्स, 4 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन को, तो 600 मार्क्स का जीएटी है, और जीएटी मेरिट में हेल्प करता है। जीएटी मेरिट बनाएगा, मैथ में अच्छे ले आए, मैथ में कितने आ गए सर 180, जीएटी में 300-400, 600 में से 400 तो लानी चाहिए ना, 350-400 के बीच में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्ट होने के लिए, अगर एसएसबी आप आराम से निकाल देते हो, आराम से हो जाएगा। बट वही है, रिटर्न की प्लानिंग कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। जो बच्चा वो फोटो देख रहे थे ना, फोटो क्यों देख रहा था कि मेरे को ये बनना, उस बनने के लिए स्टेप्स हैं, रिटर्न भी है, एसएसबी है, सब कुछ है, वो सारे स्टेप्स क्लियर करना जरूरी है, उस सबकी प्लानिंग एक साथ करना जरूरी है। एक टाइम पे एक चीज करने की सोचोगे नहीं होगा, रिटर्न निकल जाएगा, उसके बाद 1 महीना मिलेगा, एसएसबी कहां से करोगे, सोचा होगा कि एसएसबी भी साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो जो मेंटेलिटी है ना सिलेक्शन वाली, डिफेंस पर्सनल इज अ डिफरेंट ब्रीड पैदा नहीं होती, बनती है, वो बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत हर रोज होगी, अगले दिन उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, सेम नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगी, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे एसएसबी में हो, वो करनी पड़ेगी तब जाके हो। ओके, गॉट इट। चलिए, तो यहां पे बात करेंगे, साइंस जो है 200 मार्क्स कैरी करता है, इसको छोड़ना तो आप सोच नहीं सकते ना, आप इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आपको अच्छा करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं स्पेशली सुन लो, अगर हिंदी मीडियम में हो तो इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, उसका दिमाग से डर हटा दो। अगर आप 3 महीने एक ही चीज बोलते रहोगे, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं कैसे करूंगा एसएसबी, नहीं होगा। सोचा है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को दिक्कत है, बताइए सर कैसे हो सकता है, सर ने बता दिया ऐसे करना है, हाँ जी कर लूंगा, ये मेंटेलिटी चाहिए। मेरे कैसे करूंगा से कुछ नहीं होना, वो सिर्फ ब्लेम डालना हो जाएगा कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरा कहां से होगा, फिर सपना क्यों देखा, सपना देखा ना निकलने का, बनने का कुछ, तो मेहनत लगेगी उसके लिए, वहां पे भी लगेगी, इंग्लिश में मेहनत लगेगी, साइंस वाले को जीके में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में मेहनत लगेगी, आर्ट्स वाले को साइंस में लगेगी, मैथ्स में लगेगी, करनी पड़ेगी तभी जाके बनेंगे, ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो बात करते हैं अब सबसे पहले सिलेबस की। तो साइंस में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में रहेंगे 22-26, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो इक्वल वेटेज नहीं होता, लेकिन प्रेपरेशन में वाइज अगर देखें, सिलेबस वाइज अगर देखें तो तीनों ही इफेक्टिव होते हैं। कोई बच्चा कहेगा बायोलॉजी सर मेरा वीक पॉइंट है, छोड़ दूं क्या, छोड़ो मत, इसको स्मार्टली करना पड़ेगा। बायोलॉजी में ज्यादातर चीजें जो है आपकी 9-10th बेस्ड रहती हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, लास्ट में दूंगा बुक्स का आइडिया, बुक्स कैसे करनी है, पर ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, स्पेशली फिजिक्स के लिए, यू नीड अ गुड एफर्ट फॉर फिजिक्स, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अब बात करते हैं टॉपिक्स की। तो सबसे पहले फिजिक्स की ही बात करते हैं। तो फिजिक्स 11th और 12th की आएगी, जरूर आएगी, ठीक है ना। कोई कह देता है कि बस 9-10 तक की पढ़ लो फिजिक्स, उसमें में हो जाएगा, नहीं होगा। यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलता हूं मैं इसको, क्यों बोलता हूं, बिकॉज कैसे भी पेपर आ सकता है। 2023 का जो एनडीए 1 हुआ था, याद है कैसा था, 2023 का पेपर क्यों हार्ड आया था, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे 10 तक का आएगा और 10 तक का नहीं आया, दिक्कत हो गई, गॉट इट। तो अब देखिए, अब बात करते हैं यहां पर फिजिक्स की। तो फिजिक्स के ये जो चैप्टर्स हैं, यहां से लेकर यहां तक, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सारे चैप्टर आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगे, ऐसे ही एज इट इज मिलेंगे। और 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर कवर करने हैं। सारी एनसीईआरटी नहीं बैठ करनी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करना है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में बताएंगे, मतलब लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तब पूछते होते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तब पढ़ने होते हैं जब आपने सब कुछ कर रखा है।
नोट्स बन चुके हैं अच्छे से, एक बार दिमाग में बैठ चुका है, तब होता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वहां से हम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमें ज्यादा जो है स्ट्रेस देना होता है। गॉट इट? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, ओके, इसमें बहुत लिमिटेड से चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपका कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, पहला चैप्टर है 11th क्लास की केमिस्ट्री का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सेकंड चैप्टर है। मतलब 11th क्लास की केमिस्ट्री के टॉपिक जरूर करने हैं, 9 10 तो करनी है, 11th क्लास करनी है, आपको सब 11th में मिलेगा, 12th में नहीं है। ओके, पीरियोडिक टेबल है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, एसिड बेसिस सॉल्ट है, केमिकल रिएक्शन, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, मैटर का टॉपिक आपको 9th क्लास में मिल जाएगा, पहले 2 चैप्टर है। ओके, उसके अलावा 12th क्लास का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ओके, सॉल्यूशन थ्योरी, ये मैं लिख ही देता हूं, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में भी ज्यादातर थ्योरी की तरफ रहना है, जो थ्योरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में है केमिकल बॉन्डिंग, काफी डिटेल्ड में है, उतना ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर देख लेना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, मैंने भी कवर करवाया है हमारे चैनल पे, ये वाला पेंडिंग है, ये करवाना है, बाकी हो गए, बाकी सब हमने कवर किए हुए, तो जरूर देख लेना। ओके, सिमिलरली बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में छोटे छोटे काफी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल और स्ट्रक्चर वाला, सेल एंड स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कवर करना है। कई बार 5-6 क्वेश्चन सीधे आते हैं यहां से, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अलावा टिश्यूज का चैप्टर है, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है, 1-2 दिन वाला चैप्टर है। एनिमल एंड प्लांट न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बार भी इससे 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे, जो एनडीए 2 था उसमें बहुत आए थे, इस बार वाले में भी क्वेश्चन थे। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी है, जिसमें आपको डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ने, ये सारे आपके जितने भी टॉपिक्स है ना बायोलॉजी के, मैं बोलूंगा वो आप 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही कवर कर जाओगे, उसमें 12th क्लास के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11th 12th की कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जिसको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो आप कवर कर सकते हो, इतने मुश्किल चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, समझ आ गया भाई? तो ये आपके चैप्टर्स थे। अब यहां पे बात करें एनसीईआरटीज की, तो एनसीईआरटीज का जब नाम लिया जाता है तो 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी, 11th 12th सारी है। हमने कौन सी पढ़नी है? तो सबसे जरूरी चीज ये 2 तो कवर करनी ही करनी है, 9th और 10th, ये तो आपको कवर करना है। फिजिक्स के लिए आपको 11th और 12th को कवर करना पड़ेगा, सिर्फ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको 11th और 12th को टॉपिक वाइज कवर करना है, सारी नहीं पढ़ने बैठना। 12th में पढ़ रहे हो ना, तो एनडीए का सिलेबस देख लेना, वहां से कवर कर लेना, ये मैं जरूर बोलूंगा। इसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 11th क्लास को कवर करना टॉपिक वाइज, जैसे फिजिक्स में करना वैसे यहां पे करना है, टॉपिक वाइज कवर करना है। थ्योरी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे एनडीए में, थ्योरी आती है, तो थ्योरी वाला पार्ट 11th कवर करना है। 12th को कवर करने की हमें जो है, ये 12th है ना, इसको जरूरत नहीं है, 11th क्लास को कवर करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। गॉट इट? बायो के लिए यही काफी है, इतने में ही हो जाना है। तो इतनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, बोरिंग लगती है तो छोड़ देना, मत पढ़ना, कुछ और कर लेना एनडीए के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा तो आपको एफर्ट खुद से डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे एनसीईआरटी डालने नहीं आएगी, तुम्हें डालना पड़ेगा। उसके अलावा वीडियोस आप हमारी देख सकते हो, वहां पे आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं स्टडी रूटीन की, है ना सर, रोज क्या करें जिससे हो जाए सिलेक्शन, है ना? तो बात करें तो सबसे पहली चीज है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। विदाउट टाइम टेबल यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। घर बनाने के लिए नक्शा बनाना पड़ता है, बिना नक्शे के घर नहीं बनता, कुछ और ही बन जाता है। कोई जिसकी मर्जी होती वैसे बना रहा होता है, तो कुछ अपनी मर्जी से ही कुछ बना होता है ना? टाइम टेबल बना के रखोगे तो सही से रहोगे, क्योंकि तुम्हें आइडिया रहेगा कि मेरे को रोज क्या करना है, डेली टास्क डिसाइडेड होंगे। उससे क्या आएगा? सिर्फ टाइम टेबल बनाने से सिर्फ प्रेपरेशन रिटर्न नहीं निकलेगा, यहां पे जो डिसिप्लिन आएगा ना दिमाग में, जो आपको एसएसबी में काम आएगा, आगे जाके एनडीए में काम आएगा, वो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्लैरिटी जो आप पढ़ रहे हो रटना नहीं है, उसको अच्छे से कवर करना है। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा?
डेली नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई बच्चा जुगाड़ सोच रहा होगा सर किसी के नोट्स मिल जाएं या मैं ना बनाऊं बस पढ़ लें हो जाएगा, नहीं होना। प्रेपरेशन में भी एफर्ट है, प्रेपरेशन में भी हार्ड वर्क है। एनडीए की जॉब हार्ड है तो जॉब हार्ड वहां से शुरू नहीं होती जब आप एंट्री करते हो खड़गवासला के अंदर। योर हार्डनेस स्टार्ट, योर हार्ड लेवल स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयरिंग इट। जब आपने इसका ड्रीम देखा और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ही वहीं से हार्ड वर्क शुरू हो जाता है। गॉट इट? इसके बाद तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्री वाईक्यूज। तो लगभग 10 से लेके 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। साइंस के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने हैं। ओके? एंड ये आपको कब तक करना है? जब आपके 20 दिन बचेंगे प्रिपरेशन में। चलता जाएगा चलता जाएगा, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त में एंटर करोगे ना, उस टाइम तक ये तीनों चीजें लगातार चलेंगी। क्योंकि जैसे ही वो 20 दिन बचेंगे, अब 20 दिन में क्या करना है? सबसे पहली चीज रिवीजन। रिवीजन किससे होगी? रिवीजन 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 किससे होगी? जो यहां पे मेहनत करी थी। यहां पे मेहनत नहीं करी, यहां पे काम खत्म हो जाना है। लास्ट 20 दिन गए तो यहां पे मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करोगे, नोट्स बने हुए हैं, उसके बाद मेहनत करी, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर चुके थे, इसके बाद सीधा क्या लगाओगे? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, डू नॉट इग्नोर। तो ये आपका अगले 3 महीने का डेली स्टडी रूटीन रहने वाला है। हर किसी का थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही फॉलो होगा, लेकिन ये बेसिक आइडिया है कि ये आपका ब्लूप्रिंट है कि इसको ऐसे फॉलो करना है। अब टाइम टेबल में कितना टाइम दे रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो या आप पास आउट हो चुके हो, वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगा चीजें, लेकिन करना ऐसे ही है। ओके? और सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, और ये बिलीव लेके चलना है रिटर्न तक, रिटर्न के बाद एसएसबी तक, एसएसबी के बाद एनडीए के अंदर तक, और जिंदगी भर। गॉट इट? So this is my advice to you and start preparing. So thank you everyone. और बच्चे कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, I will answer the doubts. So thank you everybody. जय हिंद।